हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 45 करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ का, जिसका नाम है 100 ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लेक्चर नंबर 9 है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको आपके पास आते रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। यस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन और अनसॉल्व क्वेश्चन है वर्कबुक का। ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन द फिगर, द लोकेशन ऑफ बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड विल बी। ओके, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है। एक बात तो समझ में आती है तुरंत ही क्वेश्चन पढ़ते सार कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, जहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू, क्या रहती है, वो जीरो रहती है। ठीक है, ये हमें पता है बेसिक डेफिनेशन से। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर शेयर फोर्स जीरो है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, देयर विल बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि जितना ये ट्रायंगल इधर बन रहा है लोड, उतना ही ये इधर बन रहा है। तो बैलेंसिंग कंडीशन पे अगर मैं बात करूँ, इसी ही फिगर पे मैं बना दूँ, इसको ऐसे बनाऊँ और इसको ऐसे बनाऊँ। सो दिस पॉइंट इज़ R1, दिस पॉइंट इज़ R2। ये रिएक्शंस हैं इसकी, ऑटोमेटिकली आपको समझ में भी आ रहा होगा। ओके, ये लेंथ हमारी L/2 है। तो सिमेट्री से हम इसमें निकाल सकते हैं दोनों की कि जो हमारा ये जो रिएक्शंस है वो कितनी होने वाली है। पहली बात R1 + R2, R1 बराबर R2 आ गया, ठीक है, या वो R1 + R2 भी आप जीरो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ से हमें समझ में आ गया कितनी वैल्यू आने वाली है। अब हम ये लोड निकाल देंगे इसमें कितना है इसका, ठीक है, उसके हेल्प से हम मतलब इसका जो रिएक्शंस है निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको रिएक्शंस, जैसे मैंने दोबारा इसमें बना देता हूँ इसी फिगर में टाइम बचाने के लिए। ये R1 मान लो और ये लग रहा है R2, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। R1 R2 निकालने का तरीका वैसे आपको पता ही है कि यहाँ से फिगर में R1 R2 पता लग रहा है। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप ना मोमेंट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट ले लो, इसको पॉइंट को B मान लो, इसको A मान लो। तो वही R1 × L, फिर ये पॉइंट पे फोर्स जो लग रहा होगा इसका जो ट्रायंगल का, इसको एक अलग से कंसिडर कर लो, है ना। तो इसका यहाँ पर लग रहा होगा इसके CG पे, लेकिन लग रहा कितना होगा, जितना ट्रायंगल, ½ × W0 × L/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये R1 × L। अगर आपने ये जो क्लॉकवाइज वाला ऐसे वाला जो है पॉजिटिव लिया, ये अपोजिट लगने वाला है तो माइनस में लेंगे। ओके, और ये वाला लोड भी ऊपर की साइड लग रहा तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये बराबर जीरो के बराबर आ जाएगा। यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू मैं आपको बता दूँ कि आती है WL/6 आती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने निकाल दी। इसके बाद हम रिएक्शंस निकालने के बाद अब हमें शेयर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम यहाँ पर बना के बता देता हूँ आपको, कि खाली हाफ वाला पार्ट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो बनाया मैंने, ये हाफ पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ R1। अच्छा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, एक एक्सिस में मान लूँ यहाँ पर, और यहाँ से डिस्टेंस ये मैं x मान लूँ, और ये जो लेंथ है इंटेंसिटी, इस टाइम पे मैं इसको y मान लेता हूँ। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस, पहली बात तो ये बता दो क्या आएगा, L/2 - x आने वाला है। तो ये वाले ट्रायंगल और एक बड़े वाले ट्रायंगल में जिसकी वैल्यू W0 है, इसको मैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, y/L/2 - x = W0 जो लोड है उसका डिवाइडेड बाय L/2। तो यहाँ से जो मेरी y की वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, 2W0/L, L/2 - x। ठीक है, ये वाली वैल्यू आती है y0 की वैल्यू, y की वैल्यू। ये इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे शेयर फोर्स डायग्राम चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन x में। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए मैं वही सेम चीज़ हाफ पार्ट का देखूंगा। मेरे को पता है पॉजिटिव कैसे रहता है। पहली बात तो लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड, इधर की साइड नीचे की साइड, राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव। मैं इस पर्टिकुलर शेयर फोर्स डायग्राम निकालता हूँ इसके लिए, शेयर फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं उसको, शेयर फोर्स की वैल्यू, Sx की वैल्यू क्या रहने वाली है। जैसे मैंने बताया कि ये जो R1 है, राइट लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड लग रहा है, तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड लग रहा है। ओके, और ये वाला जो लोड है, इसका जो इंटेंसिटी का लोड है, वो ऑब्वियसली नीचे की साइड लगेगा, जो ये पर्टिकुलर पार्ट है ये वाला, है ना, जो कि एक ट्रेपीजियम लग रहा है। ठीक है, तो निकालेंगे इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, तो क्या रहने वाला है, शेयर फोर्स अबाउट दिस एक्स एक्स R1 ऊपर की साइड लग रहा है, और ये वाला लोड कैसे लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है, लेफ्ट साइड में अगर मैं देख रहा हूँ इसके, तो ये माइनस होने वाला है। क्या रहने वाला है, ये आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। सम ऑफ पैरेलल साइड y है और एक W नॉट है, इनटू हाइट क्या लेंगे इसकी, x लेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। मुझे अब मैंने क्यों निकाला शेयर फोर्स का, क्योंकि मुझे पता है फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स विल बी जीरो, तो दिस विल बी जीरो। y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पर रख दूंगा। तो R1 की वैल्यू भी मुझे पता है WL/6 है। ठीक है, W0L/6 है, तो 1/2 W0 प्लस वाई की वैल्यू 2W0, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, L से L कैंसिल हो जाएगा, बाय 2, और ये 2W0L/x, ये बाहर ये वाला x था ही, कंफ्यूज नहीं होना। सो ये वाली वैल्यू आ गई। ओके, तो R1 की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, W0L/6, ये रह गई। ठीक है, तो अभी जो है x इसके बराबर हम जीरो कर देंगे, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू x के टर्म्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, अब समझिए इस चीज़ को कि हर जगह से W0 कैंसिल हो रहा है। अब समझिए बात, x की वैल्यू आने वाली है ना L के टर्म्स में ही, देखो हमें ये जो x की वैल्यू है L के टर्म्स में, देखो ये आने वाली है, और जो दो वैल्यू आने वाली है यहाँ से मैं आपको बताऊँ सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो 2 से 1 और 1 2 हो गया, माइनस और 2x/L, ठीक है, इंटू एक्स। तो L इसको अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर 0 भी कर सकते हैं, L/6 बराबर 1/2 2 माइनस 2x/L इंटू एक्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस x/L इंटू एक्स, और यहाँ से भी x हो जाएगा बराबर L/6। ठीक है, तो ये जो टर्म आएगी L/6 बराबर XL माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर बराबर 6 XL माइनस एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस 6XL प्लस L स्क्वायर बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन b-4ac वो वाला लगा के b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, x की वैल्यू एक तो आती है यहाँ से 0.21L और एक आती है 0.7L। तो ऑप्शन आंसर कौन सा मैच कर रहा है, हमारा सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। टफ क्वेश्चन, रियली टफ क्वेश्चन, बट कुछ ना कुछ संकेत हमें यहाँ से हमें मिल गए हैं कि जहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू 0 थी वहाँ हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये कंसेप्ट हमने अप्लाई किया। अनसॉल्व था ये उसका क्वेश्चन वर्कबुक का, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी एक एक चीज़ की, इसमें कैसे कैसे आंसर निकाला, इसलिए थोड़ा सा टाइम बच गया ना, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। A cube is subjected to equal tensile stress on all the three faces. ठीक है, if the yield stress of the material is sigma y, okay, then based on strain energy theory, okay, strain energy theory में maximum tensile stress मुझे पता करनी है, maximum tensile stress। तो कैसे सॉल्व हो सकता है ये देखते हैं हम, क्या वैल्यूज़ इसकी आ सकती हैं। आप भी लेक्चर को रोक के सबसे पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद आंसर को मिलाने की कोशिश करें, बेटर रहेगा, फ़ायदे में रहोगे। ओके, तो मैं क्यूब को बना देता हूँ और इक्वल टेंसाइल स्ट्रेस जिन भाई साहब ने जैसे बताया है उसी तरह से मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये रहेगा, और जैसे मैंने बताया ये सिग्मा लग रहा है, ये सिग्मा लग रहा है और ये सिग्मा लग रहा है तीनों तरफ। पहले तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो है उसकी वैल्यू आपको पता है, जो पहले पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन कराया इसमें, जो स्ट्रेन एनर्जी है शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e, ये पता है। ठीक है, और ये स्ट्रेन एनर्जी जो तीनों डायरेक्शन में हम निकालना चाहें तो वो क्या रहती है, मैं यहीं पर कर देता हूँ इसको, यहाँ पर निकाल देते हैं स्ट्रेन एनर्जी 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e। अब ये सब बराबर है ना, तो ये 1/2e, वैसे तो 2e कैंसिल हो गया, पहले तो इसे ख़त्म करते हैं। तो ये 3 सिग्मा स्क्वायर माइनस 2 म्यू, ये भी सिग्मा स्क्वायर, ये भी सिग्मा स्क्वायर, ये भी सिग्मा स्क्वायर, बराबर कर देते हैं सिग्मा वाई स्क्वायर के, ऐसा ही है। तो यहाँ से 3 सिग्मा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, कोई भी 3 सिग्मा स्क्वायर 1 माइनस 2 म्यू आ गया बराबर सिग्मा वाई का स्क्वायर।
तो यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो आती है सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट, ठीक है, 3 1 माइनस 2 म्यू। वैसे ही मुश्किल लग रहा था कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बस ये बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए थी। और ये इक्वलिटी की जगह मैंने जो इसकी क्रिटिकल कंडीशन है, थ्रेशोल्ड कंडीशन है, वो लिख ली। आप चाहे लेस देन इक्वल टू में भी लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये सभी सॉल्यूशंस आपको हर जगह नहीं मिलने वाले हैं, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं ये अनसोल्ड जो वर्कबुक के। ठीक है, ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का आईईएस का क्वेश्चन है। इसमें आप पढ़ सकते हैं। लेक्चर को रोकिए, सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, क्वेश्चन खुद ही पढ़िए वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। बीम है जिसकी फ्लेक्चुरल रिजिडिटी यूनिफॉर्म है और इस टाइप का लोड है R1 R2, ओवरहैंग हो रखा 10-10 किलोमीटर का, बीच में एक सेंटर लोड W है। आई थिंक इसी की W की वैल्यू इसने पूछी है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन एंड एट द सपोर्ट ऑफ द बीम आर न्यूमेरिकली इक्वल। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू उसने क्या कहती है, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो भाई मेरे को W बताओ क्या होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया होगा बात। तो करते हैं इसको तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, फिर बनाने की कोशिश करेंगे इसको। पहले तो R1 R2 ये RR दिया है ना, तो ये मुझे जो क्या कहते हैं उसको, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, ठीक है। तो R प्लस R बराबर 10 प्लस W प्लस 10। तो R यहाँ से आने वाला है 10 प्लस W/2। ठीक है, दोनों हमारी ये आने वाली है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट B पे अगर मेरे को मोमेंट और B और C पे अगर मुझे निकालना पड़े, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा कि जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन एंड द सपोर्ट। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, इसको मैं ना एक काम कर लेता हूँ, A मान लेता हूँ, इसे B मान लेता हूँ, इसे C, इसे D और इसे E। इसने जो इसका वैल्यू दिया ना मैग्नीट्यूड की, बेंडिंग मोमेंट की, ये दोनों की बराबर दी है। तो पहले तो ये देखो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं x मान के अगर इसको करूँगा, मुझे तो मोमेंट अब इसको डायरेक्शन का भी चक्कर नहीं, क्योंकि इसने ना मैग्नीट्यूड की बात की है। तो 10/2 B पॉइंट पे तो क्या रहेगा 10/2। C पॉइंट पे क्या रहने वाला है देखते हैं। C पॉइंट पे ये R, अगर आप इसको मानेंगे R इंटू एक्स मानेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये मिड स्पैन है, ठीक है। तो ये R इंटू 2 माइनस 40 कैसे आया होगा, 10 इंटू 4, समझ गए होंगे आप। ये जो 10 है इसका जो डिस्टेंस है ये 4 रहेगा, है ना, ये मिड स्पैन है। और ये R के लिए क्या रहेगा 2 रहेगा, बस और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से वैल्यूज़ जो है, मोमेंट की वैल्यू जो है, R की वैल्यू जो अब आपने निकाली क्या है, वो है 10 प्लस W/2। 10 अलग है ना, 10 अलग है, W/2 है, माइनस 40 बराबर 20। ये 60 उधर चला जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 नहीं 60 हो जाएगा, W बराबर, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा 60, ठीक है। तो ये वैसे भी, चाहे आप इसे वैसे भी निकाल के देखो, क्या आने वाला है कि ये W रहेगा, ठीक है। और ये 2 से 10 कट जाएगा, माइनस क्या रहेगा ये, तो ये 20 प्लस W। तो यहाँ से जो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है सॉल्व करके, W माइनस 20, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोमेंट अबाउट C की। तो ये बराबर किसके बराबर आ गया, ये 20 के बराबर आया मोमेंट अबाउट B, ठीक है। तो ये दोबारा उधर जाकर क्या चला जाएगा, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 40 आ जाएगी। तो बस 40 किलोमीटर आंसर आ गया। कोई बहुत बड़ा खास काम नहीं था, लेकिन लॉजिक क्या था इसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कैसे निकलता है मोमेंट्स। आप इसे चाहे x करके भी मान सकते थे, वो जो कन्वेंशनल तरीका जो बुक्स में दिया होता है वैसे भी करके मान सकते हो। बस इस पॉइंट का मोमेंट और इस पॉइंट का मोमेंट इसने बराबर कहा है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आ गया और C पॉइंट पे मैंने ऐसे निकाला, R की वैल्यू मैंने ये रख दी। तो ये जो सॉल्व करके यहाँ से आया वो क्या आया, W माइनस 20 आया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये भी अनसॉल्व क्वेश्चन है। एक प्रिस्मेटिक बार दिया है इसने, जिसकी लेंथ AB दी है, लेंथ L दी है, मतलब नाम AB है, लेंथ L है, सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डायमीटर D है, इज़ लोडेड बाय अ यूनिफॉर्मली या डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क ऑफ इंटेंसिटी T पर यूनिट लेंथ। मतलब लोड और टॉर्क भी ऐसा दे दिया है इसने, मतलब पूरी लेंथ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो T दिया है पर यूनिट डिस्टेंस, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द फ्री एंड इज़ गिवन बाय। बिल्कुल भी ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसमें तो बस हल्का सा हिंट देना है मेरे को आपको। जो टॉर्क है देखो वैसे ही उसी तरीके से है, T इंटेंसिटी है, पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ यानी कि T इंटू L हो गया, बस समझ रहे हो मेरी बात को। तो मुझे लगता है कि जो हमें पता भी है शियर स्ट्रेस का फॉलो 16 T/πd3, T की जगह TL लिख दे, बस ऐसे ही डरा दिया इस क्वेश्चन ने,
ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया ताकि आपको इसका पता रहे, कुछ अलग सिस्टम नहीं है इसका, ये वही चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपसे वो शेयर एंगल पूछ रहा है तो जी थीटा बाय एल, ठीक है, बराबर टो बाय जे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे वो थीटा पूछ रहा है टी एल बाय जी जे, ठीक है, तो ये तो आप क्या लिख दोगे, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 स्टील स्ट्रिप्स इस टाइप से दिए, थिकनेस और विड्थ दी है, द क्रिटिकल लोड ऑफ द कॉलम विद परफेक्ट बॉन्ड एंड विदाउट बॉन्ड बिटवीन द स्ट्रिप्स आर पी एंड पी नॉट, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, कमेंट करके बताइएगा आप उसको, ठीक है। और हिंट की बात करें तो हिंट भी इसमें दे देंगे, बट बेसिक सा फॉर्मूला लग रहा है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बेसिक सा जस्ट एक फार्मूला है, वो आपको देखना है और फिर उससे आंसर आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा जो याद रखना है ना इसमें, जो कंसेप्ट है कि जो क्रिटिकल लोड है वो, जो क्रिटिकल लोड होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों स्ट्रिप्स बॉन्डेड होएंगी, आपस में बॉन्ड हो जाएगा इनका, तो ये जो थिकनेस है पूरी एक बन जाएगी, है ना, ठीक है। तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ, बी इंटू 2t का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये रहने वाला है, क्लियर है। तो मैं इसको क्या, मैंने पूरा ही बता ही दिया अब आपको ना ये क्वेश्चन, तो ये जो इसने p बोला है जब बॉन्डेड हो रहा है, तो ये किसके टर्म्स में आएगा, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ मैं इसको, क्योंकि बस इस पर क्रिटिकल लोड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी सब चीज़ सेम है यहाँ पर, है ना, एंड कंडीशंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, जब दोनों वो अलग अलग हैं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक का बी टी क्यूब बाई 12 और दूसरे का भी बी टी क्यूब बाई 12, दोनों का जुड़ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 2 बी टी क्यूब बाई 12 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, 8 बी टी क्यूब बाई 12 हो जाएगा। तो पूरा ही कर दिया मैंने क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो जो क्रिटिकल लोड है किसी भी कॉलम का, जो इसने दिया था कि वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें भी पता है आइलर्स लॉ से, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंड ऑफ द कंडीशंस। तो स्टील लोग जो परफेक्टली उन्होंने बॉन्ड कर दिया, एक बार नहीं किया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसको आप ट्राई, मैंने आपको दिया, लेकिन मेरे को लगा कि चलो थोड़ा सा बता दिया जाए इसमें भी ना, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैंने इसको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 46 से 50 क्वेश्चन तक इसके कंप्लीट करेंगे, हाफ सेंचुरी हो जाएगी इस लेक्चर सीरीज़ की, बहुत जल्दी से मैंने इसको कंप्लीट किया है। आपसे बस यही आग्रह है कि आप प्लीज़ अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, फेसबुक पे एक शेयर का ऑप्शन है, वो लगा सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को, अपने जो कॉलेज ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट्स में आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट रहा होगा। थैंक यू।